आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय इकाई 14 जैव अणु इसके बारे में पढ़ेंगे। इस इकाई में कुल 4 अंक आवंटित है, जिसमें 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 3 अंक का लघुत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम आज किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जैव अणु के अंतर्गत जो कार्बोहाइड्रेट है उसका सामान्य परिचय, उसकी परिभाषा, उसके स्रोत, कार्बोहाइड्रेट का कार्य व महत्व, उसका वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट की जो कुछ यौगिक हैं जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनकी संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जैव अणु क्या होते हैं। जैसे कि नाम से आप विदित है कि ये अणु जीवित प्राणियों में पाए जाते हैं। हालांकि ये निर्जीव कार्बनिक यौगिक होते हैं, लेकिन इनकी उपस्थिति से जीवों में ये जीवों की संरचना होती है, जीवों के संरचना में सहायक होते हैं। अब ये ऐसे कौन कौन से हैं जो जीवों का जीवन का आधार बनाते हैं। हालांकि निर्जीव होते हैं, लेकिन ये ऐसे जीवन के आधार बनाने वाले कुछ यौगिक हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड, हार्मोन, ये सब जितने भी मैंने नाम लिखा है ये सारे के सारे जैव अणु हैं जो कि जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये जैव तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक हैं। तो आइए हम सबसे पहले पहला महत्वपूर्ण यौगिक है जो कार्बोहाइड्रेट है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्बोहाइड्रेट वह कार्बनिक यौगिक होता है जो कि प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, पेड़ पौधों में प्रचुरता से पाया जाता है। तो वे प्राकृतिक रूप से कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो प्रकृति में प्राय पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट, प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न होते हैं और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 3 मुख्य तत्व हैं जो पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक रूप से ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। पुरानी परिभाषा के अनुसार कार्बोहाइड्रेट को हम कार्बन का हाइड्रेट्स मानते हैं, कार्बन का हाइड्रेट भी कहते हैं। और इसका जो सामान्य सूत्र है वो CxH2O। ये पुरानी परिभाषा के अनुसार कार्बोहाइड्रेट कार्बन का हाइड्रेट माना जाता था और जिनका सामान्य सूत्र CxH2O होता है। यह सूत्र कुछ कार्बोहाइड्रेटों में बराबर फिट होता है, जैसे कि ग्लूकोज का सामान्य सूत्र है, सरल सूत्र है C6H12O6, या हम इसको लिख सकते हैं C6H2O6। तो ये सूत्र जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज में बराबर फिट होता है। 6 आज हो गया 12 और ऑक्सीजन हो गया 6। ग्लूकोज, फ्रक्टोज में बराबर फिट होता है, इस सूत्र का पालन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो इस सूत्र का पालन करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, जैसे कि एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3COOH, या इसको हम बोल सकते हैं C2H4O2। ये जो है इस सूत्र का पालन करता है। अगर यहाँ पे x का मान 2 रख दें तो ये सूत्र लागू होता है। लेकिन एसिटिक अम्ल कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन एक और ऐसा सूत्र है जो कि रैमनोज का होता है, रैमनोज, और इसका सूत्र होता है C6H12O5। ये जो रैमनोज होता है इस सूत्र का पालन बिल्कुल नहीं करता, लेकिन फिर भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये पुरानी परिभाषा है जो कि अब अस्तित्व में नहीं है। कुछ यौगिक इसका पालन करते हैं लेकिन बहुत से यौगिक इसका पालन नहीं करते, जैसे एसिटिक अम्ल है, इस सूत्र का पालन नहीं करता। रैमनोज भी पालन नहीं करता। एसिटिक अम्ल कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन रैमनोज कार्बोहाइड्रेट है, जबकि इस सूत्र का वो पालन नहीं करता है। अब हम आधुनिक परिभाषा की तरफ चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट
को वर्तमान में हम तो इसकी जो परिभाषा लिखें, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ध्रुवण घूर्णक ऑप्टिकली एक्टिव या ध्रुवण घूर्णक या प्रकाश सक्रिय, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रिक कीटोन युक्त होता है, अथवा ऐसे बृहद बहुलक यौगिक जो जल अपघटन पर इस प्रकार के यौगिक देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑप्टिकली एक्टिव ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समूह होता है, और ऐसे बहुलक अणु, बड़े अणु जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसको अगर समझे परिभाषा को, तो ग्लूकोज की संरचना बनाते हैं। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो है C6H12O6, फ्रक्टोज का दोनों का अणु सूत्र। इसकी अगर हम संरचना बनाए, CHOH होल 4 CH2OH, ये ग्लूकोज की संरचना है। इसी प्रकार फ्रक्टोज की संरचना CH2OH CO CHOH होल थ्राइस CH2OH, यह है फ्रक्टोज। अब इस परिभाषा को अगर हम देखें तो वे कार्बनिक यौगिक, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक कार्बनिक यौगिक है जिनमें ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये देखिए आप यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप OH समूह 3, 4 और 1 5 OH समूह है। एक से अधिक समूह को बोलते हैं पॉली, क्योंकि 5 है तो पेंटाहाइड्रोक्सी हो गया, साथ में जुड़ा हुआ एल्डिहाइड समूह, तो इसको हम बोल सकते हैं पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसमें आप देख सकते हैं 3, 4 और 1 5 हाइड्रोक्सी समूह, एक है कीटोन समूह, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। अब ध्रुवण घूर्णक से तात्पर्य है कि ये प्रकाश सक्रिय होते हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इसकी जो संरचना है HOH OH H H OH H OH, और इसको अगर हम बनाएं CH2OH, ये ग्लूकोज की संरचना है। यहाँ जो ध्रुवण घूर्णक से मतलब है प्रकाश सक्रिय यौगिक होते हैं जो कि प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि 1 2 3
और 4, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे हैं 4 कार्बन परमाणु जिनको हम बोलते हैं किरल कार्बन परमाणु। किरल यानी कि असममित कार्बन परमाणु हैं। ये 4 असममित कार्बन परमाणु होते हैं जिसकी वजह से ये प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करते हैं और ये समतल ध्रुवित प्रकाश को दाहिनी ओर क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त जिसको बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देते हैं, इसलिए इसको हम ध्रुवण घूर्णक प्रकाश चक्रीय यौगिक कहते हैं। तो ग्लूकोज में 4 ऐसे समूह दिख रहे हैं जिसको हम किरल असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। किरल या असममित कार्बन परमाणु वे होते हैं जिस कार्बन से 4 भिन्न अलग अलग समूह जुड़े होते हैं। जैसे इस कार्बन को देखें, कार्बन इसमें एक तरफ में CHO, दूसरी तरफ में H, तीसरी तरफ में OH, तीनों अलग अलग है और ये पूरा समूह एक समूह कहलाएगा। तो ये पहला किरल कार्बन हो गया। दूसरा किरल कार्बन हो गया जिसमें कि एक तरफ में इतना पूरा समूह, एक तरफ में OH, एक तरफ में H, बाकी इतना हो गया। इसी प्रकार का 4 समूह ऐसे देखें, 4 कार्बन ऐसे होंगे जिसमें 4 भिन्न भिन्न समूह जुड़े होते हैं, इसलिए वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ध्रुवण घूर्णक पॉली का मतलब एक से अधिक OH समूह और साथ में एल्डिहाइड या कीटोन उपस्थित होता है, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा आप समझ में आ गई कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑप्टिकली एक्टिव या प्रकाश सक्रिय या ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समूह उपस्थित होता है, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। या अगर इनके कोई बहुलक है जैसे पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च है, और उसका अगर हम जल अपघटन करते हैं तो उनसे यही अणु प्राप्त होते हैं, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं, तो उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण और भी हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसके अलावा सुक्रोज जिसे हम गन्ने की शर्करा कहते हैं। गन्ने की शर्करा जो दैनिक जीवन में हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं वो सुक्रोज है। इसके अलावा दुग्ध शर्करा जिसको हम माल्टोज लैक्टोज के नाम से जानते हैं, तो लैक्टोज ये दुग्ध शर्करा है। गन्ने की जो शर्करा होती है उसको हम सुक्रोज कहते हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण है माल्टोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं जिनके बारे में आप विस्तृत पढ़ेंगे। तो परिभाषा सबको समझ में आ गई होगी कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ध्रुवण घूर्णक का मतलब जिसमें किरल कार्बन परमाणु होते हैं उनको हम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एक से अधिक OH समूह, एल्डिहाइड और कीटोन उपस्थित होते हैं, या जल अपघटन पर जो बड़े अणु जल अपघटन पर इसी प्रकार के यौगिक कर देते हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। उदाहरण आपके समझ में आ गए होंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सारे इसके उदाहरण हैं। अब अगले तरफ चलते हैं, स्रोत। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये मीठे फलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा सुक्रोज गन्ने की शर्करा में पाई जाती है। दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, तो इसके जो स्रोत हो गए। इसके अलावा अनाज में चावल, गेहूं जिसमें स्टार्च पाया जाता है, आलू हो गया सब्जियों में, तो इसके जो स्रोत हैं एक तो हो गया मीठे फल। मीठे फल में मुख्य रूप से ग्लूकोज, फ्रक्टोज पाया जाता है। इसके अलावा शहद में पाया जाता है। अनाज में जैसे कि गेहूं, ज्वार, चावल, मक्का, इनमें भी स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा गन्ने में शर्करा जो पाई जाती है इसको हमने सुक्रोज कहा। इसके अलावा दूध, आलू, इसमें भी स्टार्च, चुकंदर, तो सब्जियों में, अनाज में, दूध में, शहद में, फल में कार्बोहाइड्रेट
प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अर्थात ये पेड़ पौधों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जीव प्राणियों में भी पाए जाते हैं। यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में पाए जाते हैं और रक्त में ये ग्लूकोज के रूप में भी पाए जाते हैं। अब अगला अर्थ पॉइंट में चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कार्य व महत्व। कार्बोहाइड्रेट का क्या महत्व है और इसके क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला कार्य, ये पेड़ पौधों का मुख्य संरचनात्मक घटक है। पेड़ पौधों का मुख्य संरचनात्मक घटक है। पेड़ पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है कोशिका की, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज, कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और ये पूरे का पूरा पेड़ पौधों का संरचनात्मक ढांचा बनाता है और उसको आधार प्रदान करता है। तो पेड़ पौधों का मुख्य संरचनात्मक घटक सेल्यूलोज होता है, जो कि पादप की संरचना बनाने में निर्माण करता है। दूसरा है इसका कार्य, ये जैव ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जैव ईंधन के रूप में ये पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, दोनों को ये ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। दोनों को ये ऊर्जा प्रदान करता है, जो कि उसकी विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त होती है। तो ईंधन के रूप में ये ऊर्जा प्रदान करता है, चाहे पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है उनको उनके जितनी भी जैविक रासायनिक क्रिया होती है उनके लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, इसलिए हम इसको जैव ईंधन के रूप में कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट जीवों के लिए एक ईंधन का कार्य करता है। ईंधन का कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। तो ये जितने भी पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु उनको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तीसरा इसका अगर हम देखें तो ये संरक्षित भोज्य पदार्थों के रूप में भी प्रयुक्त होता है। संरक्षित भोज्य पदार्थों के रूप में। तो ये जीवित प्राणियों में यकृत एवं मांसपेशी में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोजन के रूप में संरक्षित रहता है। जब कोई प्राणी उपवास रहता है, भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं करता, उस समय ये संचित जो यकृत में या मांसपेशी में संचित जो ग्लाइकोजन होता है वो टूटकर ग्लूकोज प्रदान करता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये संरक्षित भोज्य पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा ये पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में पौधों में या पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में संरक्षित रहता है और यही स्टार्च जो है उसकी जैविक क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। तो तीसरा है संरक्षित भोज्य पदार्थों के रूप में। तो ये भोज्य पदार्थ जीवित प्राणियों में जो है कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है और पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में संचित रहता है और ये फिर विभिन्न दैनिक क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। चौथा इसका जो अनुप्रयोग है वो न्यूक्लिक अम्लों में भी पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्लों में एक होती है कार्बोहाइड्रेट शर्करा राइबोज तथा डीऑक्सीराइबोज। ये दोनों जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो शर्करा है राइबोज
आरएनए में पाई जाती है जो न्यूक्लिक अम्ल है, और डीऑक्सीराइबोस डीएनए में पाई जाती है। तो डीएनए का कार्य आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का होता है, और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। तो दोनों का मुख्य कार्य है, और दोनों में कार्बोहाइड्रेट शर्करा के रूप में राइबोस और डीऑक्सीराइबोस के रूप में ये न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका और एक महत्व है, वो है उद्योगों में तो लकड़ी के रूप में जो सेल्यूलोज मिलता है, लकड़ी के रूप में जो सेल्यूलोज है, उससे हम फर्नीचर बनाते हैं। लकड़ी से फर्नीचर बनाने में, इसके अलावा रेशे के रूप में हम वस्त्र बना सकते हैं। कुछ उद्योगों में जैसे कि मदिरा जो उद्योग है, मद्य उद्योग, मदिरा उद्योग में कच्चे माल के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कच्चे माल के रूप में, क्योंकि अल्कोहल से हम अल्कोहल में उपस्थित हम उसको किण्वन प्रक्रिया के द्वारा इसका हम मदिरा बनाते हैं, मतलब अल्कोहल बनाने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, कच्चे पदार्थ के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कागज उद्योग में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कागज के निर्माण में भी इन पदार्थों का यानी कार्बोहाइड्रेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी के रूप में सेल्यूलोज का उपयोग फर्नीचर बनाने में होता है। मदिरा का मतलब अल्कोहल के निर्माण में भी हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज का किण्वन करके उसको हम अल्कोहल यानी मदिरा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसका कच्चा माल के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कागज बनाने में भी हम कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये था कार्बोहाइड्रेट का कार्य और उसका उद्योगों में क्या महत्व है। आइए हम अगली कंटेंट की तरफ में चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला वर्गीकरण जो है वर्गीकरण, पहला जो वर्गीकरण है जल अपघटन के व्यवहार के आधार पर। ये तीन प्रकार का होता है। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो आइए सबसे हम पहले पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। मोनोसैकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता, जिनका जल अपघटन नहीं होता है। मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो सबसे सरलतम होते हैं और जिनके अणु का हम जल अपघटन नहीं कर सकते। ये सबसे सरलतम होते हैं, इससे छोटे अणु नहीं होते हैं जिनका हम जल अपघटन नहीं कर सकते। मोनोसैकेराइड का जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है CH2O होल N, जहाँ N का मान जहाँ N बराबर 3 से 6 या 7 तक होता है।
इसके उदाहरण हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, राइबोज, एरेबिनोज आदि। मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपवर्तन नहीं होता है, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। सबसे स्वल्पतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका सामान्य सूत्र CH2 होल एन होता है, जहाँ एन का मान 3 से लेके 6 या 7 तक होता है। इसका उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, एरेबिनोज, राइबोज, राइबुलोज आदि। अब क्रियात्मक ये हालांकि स्वाद में इनके जो भौतिक गुण है, स्वाद में मीठे होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ये स्वाद में मीठे, जल में घुलनशील होते हैं और एक क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं। इनका जो वर्गीकरण है क्रियात्मक समूह के आधार पर, मोनोसैकेराइड 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एल्डोज और दूसरे होते हैं कीटोज। ये 2 प्रकार के होते हैं क्रियात्मक समूह के आधार पर। मोनोसैकेराइड 2 प्रकार के होते हैं, पहला एल्डोज और दूसरा कीटोज। वे कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड समूह होता है, जिसमें एल्डिहाइड समूह होता है उसको एल्डोज बोलेंगे, और जिसमें कीटोनिक समूह उपस्थित होता है उसको हम कीटोज कहते हैं। लेकिन एक वर्गीकरण इसका और है जो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर है। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो मोनोसैकेराइड है, राइट, तो अगर कार्बन की परमाणु की संख्या 3 है तो उस मोनोसैकेराइड को हम क्या बोलेंगे? ट्रायोज। कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, टेट्रोज। कार्बन परमाणु की संख्या 5 है, पेंटोज शर्करा। कार्बन परमाणु की संख्या 6 है, हेक्सोज शर्करा इसको बोलेंगे, हेक्सोज शर्करा। अब जिसमें एल्डिहाइड समूह होगा इसको हम एल्डोट्रायज बोलेंगे, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, इसी प्रकार एल्डो हेक्सेज होगा। अगर जिसमें कीटोनिक समूह होगा उसको हम एल्डोकीटोज। अब ट्रायोज टेट्रोज के हिसाब से अगर हम देखें तो ट्रायोज में आएगा, इसका एग्जांपल है ग्लिस रेल्डिहाइड, और कीटोज में डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोज पेंटोज में जो है ग्लूकोज, हेक्सोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये आपने पढ़ चुके हैं। 6 कार्बन परमाणु वाला जो हेक्सोज है उसका एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज। पेंटोज में आएगा राइबोज, और ये है राइबुलोज। टेट्रोज में आएगा एरिथ्रोज, और ये है एरिथ्रुलोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज की संरचना आपको मैंने पहले परिभाषा के समय बता दिया हूं कि उसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, ये एल्डोहेक्सोज है, और जो फ्रक्टोज है उसमें कीटोनिक समूह होता है, इसलिए कीटोहेक्सोज होगा। ये जितने भी हैं इनके कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज हो सकते हैं। इनके उदाहरण आप याद तैयार कर लीजिए, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न आपको परीक्षा में आने वाला है। आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा गया एल्डो पेंटोज का एक उदाहरण दीजिए, तो आप दे सकते हैं राइबोज, और एल्डो कीटो पेंटोज का उदाहरण हो गया राइबुलोज। तो कोई भी उदाहरण आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। एल्डो ट्रायोज में ग्लिसरेल्डिहाइड और कीटो ट्रायोज में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये वर्गीकरण भी आपको याद रखना है, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर और क्रियात्मक समूह के आधार पर। ये जो वर्गीकरण है ये क्रियात्मक समूह के आधार पर है।
मोनोसैकेराइड दो प्रकार के होंगे, पहला हो गया एल्डोस और दूसरा है कीटोस। और कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस होंगे। तो ये मोनोसैकेराइड का वर्गीकरण हो गया। अब इसके बाद सेकंड जिसका जो प्रकार है वो है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके जल अपघटन पर 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। दूसरा हम बात करते हैं सेकंड ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जल अपघटन पर ये 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां उत्पन्न करते हैं या देते हैं। 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां देते हैं, उन्हें हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां देते हैं उन्हें हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अब मोनोसैकेराइड इकाइयों की संख्या के आधार पर इनको फिर वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल अपघटन पर केवल 2 समान अथवा भिन्न मोनोसैकेराइड इकाइयां देते हैं, उसे हम डाइसैकेराइड करते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो है C12H22O11। इसके जो उदाहरण है वो है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज इसके उदाहरण है। तो हम देखते हैं सुक्रोज, इसका अगर हम जल अपघटन करते हैं खनिज अम्ल या एंजाइम की उपस्थिति में तो इससे 2 मोनोसैकेराइड इकाई मिलेगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दोनों का अणुसूत्र एक ही होता है, ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज। तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर हमने इसका जल अपघटन किया है, जल अपघटन करने पर 2 मोनोसैकेराइड ये समान और भिन्न भी हो सकती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों भिन्न भिन्न, क्योंकि दोनों में एक में एल्डिहाइड समूह एक में कीटोन समूह, 2 अलग अलग प्रकार के मोनोसैकेराइड उत्पन्न कर रहे हैं, इसको हम डाइसैकेराइड कहेंगे। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होने वाले उत्पाद कौन कौन से हैं। तो याद रखिए सुक्रोज के जल अपघटन करने पर 2 भिन्न इकाई, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। और सुक्रोज में ये दोनों इकाइयां जिस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध। परीक्षा में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ग्लाइकोसिडिक बंधन क्या होते हैं। ग्लाइकोसिडिक बंध या बंधन। तो सुक्रोज में 2 इकाइयां मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज जिस ऑक्साइड बंध के द्वारा, ये प्राय ऑक्साइड बंध होते हैं, ऑक्सीजन युक्त बंध होते हैं, जिसके द्वारा दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़ी रहती है, उसको हम ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। जब इसकी संरचना आप पढ़ेंगे सुक्रोज की, तब आप देखेंगे उसमें सुक्रोज में 1,4 ऑक्साइड बंध होता है। ये क्या होता है 1,4, जिसे हम ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम दूसरा देखें माल्टोज, माल्टोज का अगर हम अणुसूत्र सबका एक ही है, इसका अगर हम जल अपघटन करते हैं तो इससे जो इकाइयां प्राप्त होती है वो दोनों ग्लूकोज इकाइयां प्राप्त होती है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि माल्टोज में के जल अपघटन से प्राप्त होने वाले उत्पाद कौन है, तो 2 अणु ग्लूकोज के प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से लैक्टोज जिसको हम दुग्ध शर्करा कहते हैं, इसका अगर हम जल अपघटन करते हैं तो इससे आपको एक ग्लूकोज मिलेगा
और दूसरा मोनोसैकेराइड गैलेक्टोज मिलेगा, गैलेक्टोज। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि जितने भी डाइसैकेराइड मैंने पहले बता दिया, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इनके जल अपघटन से प्राप्त होने वाले उत्पाद कौन कौन से हैं, ये आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुक्रोज के जल अपघटन से हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं, माल्टोज के जल अपघटन पर हमको ग्लूकोज और ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार लैक्टोज जो कि दुग्ध शर्करा है, और सुक्रोज को हम क्या होते हैं, गन्ने की शर्करा कहते हैं, और लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं। तो लैक्टोज का जब हम जल अपघटन करते हैं तो इससे भी 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, पहला ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज होगा। तो इसको परीक्षा की दृष्टि से आप तैयार कर लीजिए। डाइसैकेराइड के बाद हम बात करते हैं ट्राइसैकेराइड की। ट्राइसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके जल अपघटन पर 3 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। इसका उदाहरण है रैफिनोज। जब इसका हम जल अपघटन करेंगे तो इससे हमको ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये 3 इकाइयां प्राप्त होती है। इसलिए ट्राइसैकेराइड, ट्राई का मतलब ये होता है, इसका जो सूत्र होगा CHO। इसका जो सामान्य अणु सूत्र है वो है ट्राइसैकेराइड का, रैफिनोज का C18H32O16। जब इसका हम जल अपघटन करते हैं तो इससे 3 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो एक प्रकार का ट्राइसैकेराइड है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा ट्राइसैकेराइड है, आपको उत्तर होना चाहिए रैफिनोज। इसी प्रकार से 4 वाला है टेट्रा सैकेराइड। इसका उदाहरण है स्टेक्यूज। स्टेक्यूज जब इसका हम जल अपघटन करते हैं तो इससे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और 2 अणु गैलेक्टोज के प्राप्त होते हैं। तो जितने भी मोनोसैकेराइड इकाइयां हैं इनमें आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध, जो कि ऑक्साइड बंध होता है, ऑक्साइड लिंकेज होता है, इसके द्वारा ये बने होते हैं। तो ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड का एग्जांपल हो गया उदाहरण स्टेक्यूज। अब इसके बाद इसका हम जो तीसरा प्रकार है ओलिगोसैकेराइड के बाद तीसरा प्रकार होता है पॉलीसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के बाद आता है पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत अधिक संख्या में। तीसरा हम लेंगे पॉलीसैकेराइड। ये वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हम जल अपघटन करेंगे। तो ये जल अपघटन पर अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करेंगे। अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड देते हैं, उन्हें हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है C6H10O5N, ये इसका सामान्य अणु सूत्र है। तो पॉलीसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पॉली का मतलब होता है पॉलीसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल अपघटन पर अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड इकाइयां प्रदान करते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है C6H10O5N। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है होमोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड, और दूसरा होता है होमो या इसको हम बोलते हैं सम, और दूसरा होता है विषम या हेटेरो
सैकेराइड, होमो की जगह हम लिखते हैं सम, होमो अंग्रेजी शब्द है, सम हिंदी, सम सैकेराइड और विषम पॉलीसैकेराइड। जब हम इनका जल अपघटन करते हैं सम पॉलीसैकेराइड में, इसमें एक ही प्रकार के समान, एक ही जैसे मोनोसैकेराइड इकाइयां बहुत अधिक संख्या में होते हैं। इसका उदाहरण है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। इन सब का जब हम जल अपघटन करते हैं तो इनसे सबसे हमको ग्लूकोज की इकाइयां प्राप्त होती है। जब हम इसका जल अपघटन करेंगे NH2 तो इससे आपको क्या प्राप्त होंगे, NC6H12O6। तो N का संख्या जो होगी N बराबर 100 से 3000 तक इकाइयां हो सकती है। तो ये जो पॉलीसैकेराइड है स्टार्च, अगर इसका हम जल अपघटन करते हैं तो इससे N मतलब इतने 3000 तक ग्लूकोज इकाइयां प्राप्त होती है, और ग्लूकोज एक ही प्रकार के प्राप्त होती है, इसलिए हम इसको सम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। विषम पॉलीसैकेराइड वे होते हैं जिनकी जल अपघटन पर हमको भिन्न भिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। इसके उदाहरण है गोंद, इन्युलिन, डेक्स्ट्रीन। तो इनमें अलग अलग प्रकार के शाखित प्रकार के होते हैं और इनमें अलग अलग प्रकार के मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। तो ये हो गया तीसरा कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अब इसके अलावा दूसरा जो वर्गीकरण है वो है कार्बोहाइड्रेट की अपचायक प्रकृति के आधार पर। कार्बोहाइड्रेट की अपचायक प्रकृति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। सेकंड वर्गीकरण है अपचायक प्रकृति के आधार पर। अपचायक प्रकृति के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। पहला है अपचायक या अपचायक शर्करा, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। और दूसरा प्रकार होगा अनअपचायक शर्करा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अपचायक शर्करा वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें CHO और कीटोनिक समूह यानी एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, और जो टॉलिन अभिकर्मक तथा फेलिंग विलयन को अपचयित करते हैं, उन्हें हम अपचायक शर्करा कहते हैं। यानी कि वे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है, अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट जो विलयन होता है उसको हम बोलते हैं टॉलिन अभिकर्मक। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित कर देते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके जो संरचना में CHO यानी एल्डिहाइड समूह और कीटोनिक समूह मुक्त अवस्था में पाया जाता है, और वो CHO समूह यानी एल्डिहाइड समूह और कीटोनिक समूह इनके साथ क्रिया करके इनको अपचयित कर देता है। इसमें रजत दर्पण बनता है, और फेलिंग विलयन से जब अभिकृत करते हैं तो लाल भूरा क्यूप्रस ऑक्साइड का अवक्षेप आता है। फेलिंग विलयन होता है क्षारीय फेलिंग विलयन CuSO4 धन
रोशेल लवण, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को बोलते हैं रोशेल लवण। इनका जो मिश्रण होता है उसे हम फैलिंग विलयन कहते हैं। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेन अभिकर्मक यानी कि अमोनियम सल्फर नाइट्रेट और फैलिंग विलयन दोनों को अपचयित कर देते हैं, उन्हें हम अपचायी शर्करा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेन अभिकर्मक और फैलिंग विलयन को अपचयित करते हैं उन्हें हम अपचायी शर्करा, रिड्यूसिंग शर्करा कहते हैं, क्योंकि इनकी संरचना में एल्डिहाइड और कीटोनिक जो समूह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह इनके साथ अभिक्रिया करके टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करके रजत दर्पण देता है और फैलिंग विलयन के साथ क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप प्रदान करता है। अनअपचायी शर्करा वे होते हैं जो टॉलेन अभिकर्मक और फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर सकते। ये अपचयित नहीं कर सकते। टॉलेन अभिकर्मक और फैलिंग विलयन को जो शर्करा अपचयित नहीं कर सकती उन्हें हम अनअपचायी नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह बंधित हो जाता है इनकी संरचना में, जिस कारण ये टॉलेन अभिकर्मक और फैलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकते, उन्हें अनअपचायी शर्करा कहते हैं। इसका उदाहरण है सुक्रोज और जितने भी पॉलीसैकेराइड हैं जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, तो स्पेशल आपको ध्यान देना है कि जो सुक्रोज है ये अनअपचायी शर्करा है, नॉन रिड्यूसिंग शर्करा है, जो कि परीक्षा में पूछा जाएगा। लेकिन इसी के साथ में अगर आप देख रहे हैं माल्टोज और लैक्टोज जो कि अपचायी शर्करा है, तो तीनों डाइसैकेराइड है, मगर दो डाइसैकेराइड जहां पर अपचायी शर्करा है, लेकिन सुक्रोज जो नॉन रिड्यूसिंग शर्करा है, अनअपचायी शर्करा, उसकी मुख्य वजह है कि इसकी जो संरचना में जो चूंकि इसके जलापटन से हमको एल्डिहाइड और एल्डिहाइड युक्त ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं, लेकिन ये दोनों की दोनों संरचना में बंधे रहते हैं, जिसकी वजह से ये टॉलेन अभिकर्मक और फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर पाते हैं और ये अनअपचायी शर्करा कहलाते हैं। तो ये था कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अब हम कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण की तरफ चलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का एक महत्वपूर्ण परीक्षण है मॉलिस परीक्षण। बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण है मॉलिस परीक्षण। जितने भी कार्बोहाइड्रेट यौगिक होते हैं वो सारे के सारे, चाहे अपचायी हो चाहे अनअपचायी शर्करा हो, वो सारे के सारे मॉलिस परीक्षण देते हैं। इस परीक्षण में हम जो आपका कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ होगा, कार्बनिक यौगिक यानी कि कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ का हम जलीय विलयन लेंगे एक परख नली में। इसमें 2-3 बूंद अल्कोहली अल्फा नेफ्थाल विलयन की 2-3 बूंद डालेंगे। उसके पश्चात परख नली की दीवार की सतह से धीरे धीरे हम
सांद्र H2SO4 का विलयन मिलाते हैं। तो जैसे ही आप मिलाएंगे तो दोनों जो विलयन है उनकी ज्वाइंट पर एक बैंगनी रंग की वलय प्राप्त होती है। बैंगनी रंग की अगर वलय प्राप्त होती है तो हम कह सकते हैं कि उस कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बनिक यौगिक में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। तो परीक्षण आप फिर से समझ लीजिए, एक आप परीक्षण लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें थोड़ा सा जो कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ है उसको जल में घोल के क्लियर विलयन बना लेंगे। उसमें फिर 2-3 बूंद आप अल्कोहल अल्फा नेफ्थाल की मिलाएंगे और मिलाने के पश्चात हम परखनली की दीवार से बिल्कुल एकदम डायरेक्ट नहीं डालना, आपको दीवार से धीरे धीरे परखनली की दीवार के धीरे धीरे आप जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर दोनों जब विलयन मिलेंगे उस विलयन के बीचों बीच में आपको एक बैंगनी रंग की एक रिंग प्राप्त होती है। अगर ऐसे रिंग प्राप्त हो रही है तो वो उसमें उस कार्बनिक यौगिक में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। इसके अलावा आप रजत दर्पण परीक्षण और फैलिंग विलयन का परीक्षण भी कर सकते हैं, जो परीक्षण केवल अपचायी शर्करा ही देते हैं, अनपचायी शर्करा वो परीक्षण नहीं देते। हम वैसी फैलिंग विलयन और टॉलेन विलयन परीक्षण अगर हम देखें, टॉलेन विलयन परीक्षण में अगर हम पदार्थ का जली विलयन लेंगे, जली विलयन में टॉलेन अभिकर्मक अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो विलयन है उसको मिलाते हैं तो परखने की दीवार पर रजत दर्पण जमा होता है, रजत दर्पण बनता है। लेकिन ये परीक्षण केवल अपचायी शर्करा देते हैं, अपचायी शर्करा के लिए लागू होता है, अनपचायी के लिए नहीं। इसी प्रकार से फैलिंग विलयन परीक्षण भी अगर हम करें तो यहां पर भी Cu2O का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है, लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी हम पदार्थ का जली विलयन लेंगे, कार्बोहाइड्रेट पदार्थ उसका जली विलयन लेंगे। उस जली विलयन में जैसे ही हमने फैलिंग विलयन 2 होते हैं, A और B, एक क्षारीय कॉपर सल्फेट होता है, B सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या राशिल लवण होता है। जैसे इसको मिलाते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यह परीक्षण भी अपचायी शर्करा के द्वारा दिया जाता है, अनपचायी शर्करा ये परीक्षण नहीं देते। तो ये जो मॉलिस परीक्षण है कॉमन है, चाहे वो स्टार्च हो, जो ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज, सारे कार्बोहाइड्रेट मॉलिस परीक्षण को देते हैं। लेकिन टॉलेन विलयन परीक्षण और फैलिंग विलयन परीक्षण ये केवल अपचायी शर्करा देते हैं, यानी कि ग्लूकोज फ्रक्टोज इस परीक्षण को